हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो बी जो है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये आंसर ठीक नहीं है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि वे जो भी कार्य करें उसमें हमेशा ही सफल हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 203, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो हमारे एकदम इमोशंस हाई हो जाते हैं, वो तीव्र हो जाते हैं, तो वो किस प्रकार प्रकट होते हैं? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, मतलब जब पारिवारिक संबंध अच्छे ना हो, व्यवसाय की समस्या, कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर उपरोक्त सही आएगा, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और किशोरावस्था में यही इमोशन बार बार इम्बैलेंस्ड होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, दोनों या कोई नहीं। देखिए, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो हमेशा ही सोशली लोगों से कनेक्टेड होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होता है, हमेशा हंसमुख रहते हैं, तो इसका आंसर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 205, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या कोई नहीं। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि विविध जोड़े ही उसको चयन करें, तो ज़्यादातर लोग जिसको चयन करते हैं वो एक सुपरस्टार माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 206, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 या फिर 1910 में? तो इसका आंसर आएगा 1910 में। अब अगर हम बात करें साहचर्य शब्द की, तो देखिए, साहचर्य का मतलब होता है समीप। साहचर्य का मतलब होता है समीप। यदि मान लीजिए अगर मैंने बच्चे को ए फॉर अल्फ़ाबेट पढ़ाना है और मैं उसको एप्पल की, ए फॉर एप्पल की तस्वीर दिखा दूँ, पिक्चर दिखा दूँ, तो मैंने इस ए शब्द का, इस कार्ड का साहचर्य इससे करा दिया, इस वाले कार्ड से। तो साहचर्य मतलब समीप। और अगर हम साहचर्य विधि की बात करें, ये तो परीक्षण विधि है, अगर सिंपल साहचर्य विधि की बात करें तो उसमें हमें 3 चीज़ें मेनली देखनी होती हैं: आँख, कान और हमारे हाथ। तो मतलब आँखों का यूज़ हुआ उसको देखने के लिए, कानों का यूज़ हुआ उसको सुनने के लिए, और बचा तीसरा हाथ। हाथ का बच्चा प्रयोग कैसे करता है? वो अपनी उंगली से ए अल्फ़ाबेट पर बार बार फेरने की कोशिश करता है। तो इसे हम देखो, सुनो और करो विधि भी साहचर्य विधि को बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र वालों के साथ रहना सीखना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में ये करता है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश भी करता है और खेलों के लिए शारीरिक कुशलताएं भी सीखता है, लेकिन वो पुरुष के लिए जो उचित है और स्त्रियों के लिए जो उचित है वो सामाजिक भूमिकाएं अभी निभाना नहीं शुरू करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वॉटसन, पावलव, गुथरी या थॉर्नडाइक? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये याद भी होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टोल्टवाद? तो इसका उत्तर आएगा गेस्टोल्टवाद। हाँ जी, गेस्टोल्टवाद, गेस्टोल्ट शब्द जो निकला है जर्मनी से निकला है और इसी की गेस्टोल्टवाद के ही हम जो प्रोसेस है उसको हम अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 210 शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों का प्रगति का आंकलन हो सकता है कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? तो सबसे अगर मेन देखा जाए तो इसका आंसर आएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, क्योंकि मेन हमारा जो है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ यही होता है कि बच्चे में कितनी ज्ञान की क्षमता आई है और उसका मूल्यांकन किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता ही पूछा है तो अलग तो होना बनता ही है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक यानी मेंटल एबिलिटी योग्यता और संवेगात्मक यानी इमोशनली एक जैसे नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पावलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया है? तो पावलव ने किया है खरगोश, चूहे या कुत्ते या बंदर पर? पावलव ने किया है कुत्ते पर। इवान पावलव एक फिजियोलॉजिस्ट थे डाइजेशन के और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1904 में। इनका शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी या फिर अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और एस प्रकार का अनुबंधन यानी स्टिमुलस प्रकार का अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और या सब्स्टिट्यूशन लर्निंग थ्योरी, ये भी पावलव द्वारा दिए गई ही सारी थ्योरीज हैं। ये एक ही के नाम है। पावलव के सिद्धांत को रीइंफोर्मेंस थ्योरी के अंडर ही रखा गया है। पावलव एक फिजियोलॉजिस्ट यानी शरीर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। या एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो देखिए, इसका आंसर आएगा डी। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो, ताकि वो आगे जाकर अगर कोई व्यवसाय भी, मतलब जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं? हाँ जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। विलक्षण योग्यताएं होती हैं स्पेसिफिक, मतलब कुछ ऐसा जो उनमें विशेष हो, जबकि हावर्ड गार्डनर ने कहा भी हुआ है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर ही कार्य करती है। 1983 में इन्होंने ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती हैं और किसी में ये 7 ही प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है
अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। ये एक ऐसा चिंतन है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, उसे ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। एक सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार कर सकता है। जैसे ईश्वर एक है, इस विषय पर चर्चा करके हम विभिन्न व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार के विचार प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाए कि ईश्वर की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो हर व्यक्ति भी अपने अलग अलग ही विचार प्रस्तुत करेगा। तो यह भी अपसारी चिंतन का ही उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या फिर अयोग्य। तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी। विद्यालयों को व्यक्तियों को मतलब शिक्षार्थी को क्यों सिखाना है, क्यों, क्या वह उसके योग्य है या अयोग्य है, इसके लिए उनकी व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या पियाजे संबंधी कार्य। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 218, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या CCE। तो इसका आंसर आएगा CCE। CCE जो है एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, जबकि मानक भी है, निर्माणात्मक भी है और योगात्मक भी है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आप डी ही लगाइए। नेक्स्ट है, शैशव काल की अवधि कितनी है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव काल को माना गया है, यानी शिशु काल को। इन्फिनिटी पीरियड भी हम जिसे बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए, अगर वो कीबोर्ड पर मधुर संगीत बजा रहा है तो उसमें कौन सा टैलेंट होगा? स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीत में या भाव में? तो संगीत में इसका आंसर होगा। ये हावर्ड गार्डनर का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, उससे लिया गया प्रश्न है। हावर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि दी थी वास्तव में 1983 में, जिसमें से पहली है लॉजिकल, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। दूसरी है वर्बल, यानी लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से, जिसमें हमें पोएम, स्टोरी वगैरह जो याद करने की चीज़ें होती हैं वो इसी में आती हैं। थर्ड है इंटरपर्सनल, जिसमें हम इमोशंस वगैरह समझ सकते हैं। फोर्थ है बॉडी काइनेस्थेटिक्स, जैसे जो डांसर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सर्जन होते हैं, उनमें इस टाइप का गुण होता है। फिफ्थ है म्यूजिकल, जिसका आंसर ये था संगीत में, जिसे हम रिदमिक से भी रिलेट कर सकते हैं। सिक्स्थ होता है विजुअल स्पैशियल, जिसमें ये होता है कि हाउ टू थिंक। और इससे क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन सी बहुबुद्धि है जो स्कूल में वैल्यू नहीं की जाती, तो उसका आंसर आता है विजुअल स्पैशियल। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, कि भाई हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, उसको कैसा समझा जाए, वो इंट्रापर्सनल में आता है। ये 8th जो बुद्धि है उन्होंने दी थी 1995 में, जिसे हम नेचुरलिस्टिक भी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने 1999 में एक और दी थी, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल एंड मोरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।